तो मार्वल वालों ने 1 मिनट 48 सेकंड का कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर बिना बताए ड्रॉप कर दिया है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसको मैंने काफी स्केप्टिकल होकर देखना शुरू किया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब हो चुका है और मैं पूरी तरह से तैयार था एक और बार डिसअपॉइंट होने के लिए। बट टू माई सरप्राइज, इस टीजर के हर एक बीतते सेकंड के साथ मेरा इंटरेस्ट इस मूवी के लिए और बढ़ता गया। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे इस मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन का टीजर ट्रेलर भी ऐसे ही एक सीरियस डार्क टोन में था, बट तुम्हें तो पता ही है वो कैसा निकला था। बट ऑन द ब्राइट साइड, फाइनली हमें 15 साल बाद एक गुस्सैल हल्क देखने को मिलेगा, चाहे लाल ही सही। अब ब्रेकडाउन से पहले मैं अगर इस टीजर का एक नॉट सो शॉर्ट रिव्यू दे दूं, तो पहली बात, टीजर का बैकग्राउंड स्कोर और एडिटिंग बहुत ही अच्छा था और इन दोनों चीज़ों ने इस टीजर को सीरियस रखने में काफ़ी हेल्प किया। इसमें दिखाए गए सभी एक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया, स्पेशली हैरिसन फोर्ड ने, क्योंकि उन्हें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का रोल फिल करना था, जो कि किसी भी हाल में आसान नहीं होता जब ओल्ड एक्टर की डेथ हो जाए। ऑन दैट नोट, रेस्ट इन पीस विलियम हर्ट। बात करें कैरेक्टर्स की, तो इस मूवी में हमें एमसीयू के लास्ट 16 साल में दिखाए गए कई सारे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। कुछ नए और कुछ पुराने जो भगवान जाने कहा गायब हो गए थे, उनको भी वापस लाया जाने वाला है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं कहूँ तो सैमुअल स्टन्स, बेटी रॉस जो हमें द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिले थे, फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जोकिन टोरिस एज द न्यू फैल्कन, और सेम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से हमें आइजिया ब्रैडली भी देखने को मिलेगा। और खबर आई थी कि शायद इसमें बकी भी होगा, बट ना ही वो टीजर में दिखा है, ना ही वो पूरी तरह से कंफर्म्ड है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। बट ओवरऑल मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। एमसीयू का बेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं कहूँगा, बट न्यू एमसीयू के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और सीरियस है, जो कि अच्छी बात है। तो इतनी सारी बकवास के बाद अब इस टीजर का ब्रेकडाउन शुरू होता है। Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. तो टीजर की शुरुआत सैम विल्सन से होती है, जिसको अब एक नया सूट मिल चुका है आइकॉनिक कैप्टन अमेरिका के कलर टोन में, जो कि दिखने में अच्छा तो लग रहा है, बट आई जस्ट विश कि वो कोई स्टूपिड से रीजन ना दे पुराने वाइब्रेनियम सूट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि वो सूट हर एक मायने में सुपीरियर था, स्पेशली स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में। और वो सूट सैम के सुपर सीरम ना लेने के डिसएडवांटेज को कॉम्पेंसेट भी करता था। लाइक इमेजिन तुम अपने सूट से लिटरली एक गिरते हुए हेलीकॉप्टर को टैंक कर सकते हो। हाँ, अब उड़ते उड़ते खबर आई थी कि इस मूवी में हमें एडामेंटियम भी देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि उसके पर्टिकुलर कुछ पार्ट जैसे कि उसके विंग्स एडामेंटियम से बने हो, किसे पता। हमें आगे सैम थॉडियस रॉस से बात करता हुआ दिखता है, जो कि इस मूवी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, और ये फैक्ट इस मूवी के स्टेक्स और भी ज्यादा हाई कर देगा जब रॉस रेड हल्क बनेगा। सीन में आगे सैम रॉस से रिलेटेड एक मेटा जोक मारता है, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल लगा, बट ठीक है, उतना चलता है। You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. टीजर में हमें आगे दिखता है कि रॉस सैम से सिविल वॉर के इंसिडेंट्स के लिए थोड़ा अनअपोलोजेटिक तरीके से माफी मांग रहा है, और बीती बातों को भुलाने के लिए वो सैम से कैप्टन अमेरिका का पोजीशन वापस मिलिट्री में ज्वाइन कराने का वादा करता है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, कि रॉस चाहता है कि सैम सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए अपना एलिजेंस रखे, या फिर वो जेन्युइनली कैप्टन अमेरिका को मिलिट्री में वापस चाहता है, जो कि होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे रॉस के पॉलिटिकल कैंपेन को काफ़ी बेनिफिट होगा, एज वो एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका को लोगों के सामने अमेरिका को रिप्रेजेंट करने का परमिशन दे रहा है। पर सैम रॉस के इस ऑफर को लेके काफ़ी स्केप्टिकल होता है और कहता है कि तब क्या होगा जब वो लोग किसी बात पे डिसएग्री करेंगे, और उसका ये सवाल पूछना जायज़ है, गिवन दैट कि सिविल वॉर के समय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंसेस की वजह से ही फैल्कन हॉकाई जैसे कई लोगों को जेल जाना पड़ा था। इसके अगले ही शॉट में हमें गियानकार्लो एस्पोजितो का कैरेक्टर दिखता है, जिसका नाम इस टीजर में रिवील नहीं किया गया है, बट इतना समझ आ रहा है कि वो किसी तरह का हिटमैन टाइप रोल निभाने वाले हैं, जिसके बारे में वीडियो में थोड़ी आगे जाकर बात करूंगा मैं। अब इसका नेक्स्ट सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमें दिखता है कि किसी जगह से मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, और अगर तुम थोड़ा स्लो करके देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि ये जगह असल में वो मरा हुआ सेलेस्टियल है जो हमें एटर्नल्स में दिखा था। तो ये जो र्यूमर्स थे कि इस मूवी में एडामेंटियम होगा, वो सच है। शायद सेलेस्टियल्स की बॉडी एडामेंटियम से बनी होती है, या फिर पर्टिकुलर सिर्फ यही सेलेस्टियल एडामेंटियम से बना है, और वो एडामेंटियम जापानीज लोग यूएसए से पहले एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर चुके हैं, और शायद उन्होंने लिक्विड एडामेंटियम को वापस सॉलिडिफाई कैसे करना है वो तरीका भी ढूंढ लिया है, जिससे एमसीयू में आगे लेडी डेथस्ट्राइक और वुल्वरिन के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। अब एक चीज जो मैंने बीच में मिस कर दिया था कि मुझे कैसे पता चला कि यह कॉन्फ्लिक्ट यूएसए और जापान के बीच ही होगा, तो उसका रीजन तुमको टीजर में ही दिख जाएगा। पहला क्लू है ये रेडार, जहां दो जेट के आइकन्स के ऊपर JPN लिखा है, और दूसरा अगले ही शॉट में वही दो जेट्स जापानीज फ्लैग के लोगों के साथ दिखते हैं।
इसके अगले ही सीन में रॉस एक बार फिर किसी और सिचुएशन में सैम को उसके साथ काम करने के लिए कन्विंस कर रहा है। अब इससे एक चीज तो प्रूव होती है कि इस मूवी में रॉस काफी डेस्परेट होगा सैम को उसके साथ रखने के लिए। We'll show the world a better way forward. नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सैम, टॉरेस और आइजिया ब्रैडली रॉस के साथ किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, जहां मोस्ट प्रोबेबली सैम को ऑफिशियली लोगों के सामने एज द न्यू कैप्टन अमेरिका प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगले ही सीन में हमें दिखता है कि आइजिया रॉस और उसके गार्ड्स पे हमला कर देता है। अब ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एज पहली बात आइजिया भी एक सुपर सोल्जर है, तो उसके लिए एक सिंपल पंच से एक ग्लास स्क्रीन को तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, तो वो क्यों ही एक गन यूज करेगा। और दूसरी बात कि इन कुछ सीन्स में आइजिया का चेहरा इतना एक्सप्रेशनलेस क्यों है। अब या तो आइजिया के एक्टर ने बहुत बुरा काम किया है एंड दैट इज रियली अनलाइकली, या फिर किसी ने तो किसी तरह आइजिया का माइंड कंट्रोल कर लिया है। Sir, your inner circle has been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. अगले ही सीन में हमें दिखता है कि रॉस यूएस नेवी सील्स के हेडक्वार्टर में बैठा है और ये देख के लग रहा है कि ये व्हाइट हाउस अटैक के बाद का सीन है, जहां सैम रॉस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि रॉस का इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, मतलब रॉस के सबसे ट्रस्टेड एलाइज में से कोई बाहर इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां हमें दिखता है कि सैम और टॉरेस किसी तरह के हाई टेक सीक्रेट फैसिलिटी में घुस गए हैं, जहां इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑलमोस्ट सारी इक्विपमेंट्स रखे हैं, और किसे पता शायद पीछे के किसी अलमारी में सुपर सोल्जर सीरम और ब्रूस बैनर का खून भी रखा हो। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्पेशल फोर्सेस के कुछ ऑफिसर सैम को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सीन मुझे लग रहा है कि शायद कल्वर यूनिवर्सिटी में टेक प्लेस कर रहा है, वही सेम यूनिवर्सिटी जहाँ इनक्रेडिबल हल्क के फाइट सीन्स हुए थे। और ये एक हिंट हो सकता है कि इस मूवी में हमें बेटी रॉस भी देखने को मिलेगी, जो असल में ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड है। इसके अगले सीन में हमें सैम कुछ टेररिस्ट से फाइट करता हुआ दिखता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये सीन मूवी के एकदम स्टार्टिंग का हो, क्योंकि इस सीन में सैम ने उसका पुराना वाइब्रेनियम सूट पहन रखा है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सीन में, जो मुझे इस टीजर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, क्योंकि यहाँ हमें एक आदमी ये कहता हुआ दिखता है, Global power is shifting. अब इस लाइन के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, तो इसको लेके मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला, लेकिन इस लाइन को बोलने वाला आदमी मेरे इंटरेस्ट का है, क्योंकि अगर तुम सबटाइटल ऑन करके ये ट्रेलर देखोगे तो तुमको इस आदमी का नाम दिखेगा, सैमुअल स्टर्न्स। अब कॉमिक्स में सैमुअल स्टर्न्स का एक और रूप है द लीडर, जिसको तुमने शायद बचपन में हल्क के अंदर एजेंट्स ऑफ स्मैश में देखा होगा, और तुमने सैमुअल स्टर्न्स को द इनक्रेडिबल हल्क में भी देखा होगा, और ये वही सेम एक्टर वापस आ रहा है द लीडर का रोल प्ले करने। अब इसके अगले शॉट में अगर तुम ध्यान से इस आदमी के हाथ की तरफ देखोगे तो तुमको उसका हाथ एकदम एक लाइट ग्रीन टोन में दिखेगा, जो कि द लीडर और द हल्क का आइकॉनिक कलर है। अब मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, बट आई थिंक कि इस मूवी में लीडर खुद भी किसी और के लिए काम कर रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगी हुई है, जो कि हो सकता है कि इस मूवी में पहली बार यूएस जापान कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके ही नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रॉस, सैम और शायद जापान का प्राइम मिनिस्टर फोटोशूट कर रहे हैं। तो इस सीन से प्लॉट के बारे में थोड़ी चीज समझ आ रही है, जो कि हो सकता है कि कोई आउटर फोर्स जापान और यूएस के फ्रेंडली रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगा के वो ऐसा दिखाएंगे कि ये सब जापान ने किया है। अगले सीन में हमें सैम दो आदमियों से लड़ता हुआ दिखता है, और ये वही सेम एक्सपेरिमेंटेशन रूम है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. अब इस सीन के स्टार्ट में हमें फिर से गियानकालो का कैरेक्टर दिखाया जाता है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि उनका नाम रिवील नहीं किया गया है, बट खबर आई थी कि वो जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। अब ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर या रेलिवेंट तो नहीं रहा है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने कॉमिक्स में कॉन्टेसा वैलेंटीना अलेग्रा सेफोंटेन के साथ काम किया है। तो आई थिंक ये जीडब्ल्यू ब्रिज भी इस मूवी में जिंदा बच जाए और बाद में जाके थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करे। लेकिन इस शॉट में मैंने काफ़ी एक बढ़िया ईस्टर एग नोटिस किया। तुम ये जो कार ब्लास्ट होता हुआ देख रहे हो, अगर इसके नंबर प्लेट पे ध्यान दोगे तो इस पे 117 लिखा है,
जो कि सेम इशू नंबर है जिसमें पहली बार फैल्कन या फिर सैम विल्सन को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। कट टू द नेक्स्ट सीन जहां हमें दिखता है कि रॉस शायद कोई यूएस जापान कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहा होगा और वहां शायद किसी तरह का अटैक होगा और फिर से स्पेशल फोर्सेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि किसी साइट पे, जो कि हो सकता है कि ये जापान का सीन हो, वहाँ चारों तरफ एकदम बुरी तरीके से तबाही मची पड़ी है। मतलब चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ टूटे पड़े हैं, कार से वहाँ बिखरे पड़े हैं और इतनी तबाही हल्क जैसा कोई ही मचा सकता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अब इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सैम और रॉस के बीच फिर से तू मैं हो रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियस, क्योंकि रॉस हमें ये कहता हुआ दिखता है कि सैम नया कैप्टन अमेरिका हो सकता है बट वो स्टीव रॉजर्स नहीं है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें सैम दिखता है उसके नए सूट के साथ किसी से लड़ते हुए, और ये वही सेम साकुरा ट्रीज वाली जगह है, तो शायद हो सकता है कि हमारा सैम बाबू किसी बड़े हल्क जैसे दिखने वाले लाल कलर के बंदे से लड़ रहा हो, आई गेस। इसके नेक्स्ट सीन में फिर से सैम दिखता है उस सीक्रेट फैसिलिटी के हॉलवे में किसी से लड़ते हुए। अब फाइनली मैं इस मूवी से उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा हॉलवे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कोई चीज नीचे से एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि मुझे पहले लगा था कि शायद ये हमारा लाल टमाटर हल्क हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग से जो भी चीज टकराई है वो एक्सप्लोड हो रहा है, जो हमारा लाल टमाटर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां हमें दिखता है कि सैम उसी मरे हुए सेलेस्टियल के पास कुछ फाइटर जेट से लड़ रहा है, पर बीच में एक छोटा सा शॉट आया था जहां हमें एक नहीं बल्कि 2 फैल्कन्स देखने को मिले थे। एक तो हमारा सैम बाबू था और दूसरा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसके विंग्स तुमको ग्रीन कलर में दिखेंगे, जो एग्जैक्ट कलर है न्यू फैल्कन के विंग्स का, जो कि असल में है जोकिन टॉरिस। और इसके साथ ये टीजर खत्म होता है और हमारा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल कार्ड दिखता है। लेकिन अगर तुम मार्वल की पोस्ट क्रेडिट वाली आदत जानते हो और इसके एंड तक रुकते हो तो तुमको ऑफिशियली पहली बार एज अ गिफ्ट रेड हल्क का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में बहुत कन्विंसिंग और अच्छा लग रहा है। और मैं खुश हूँ कि फाइनली मुझे एक गुस्सेल हल्क देखने को मिलेगा, चाहे लाल ही सही। लेकिन अब भी मेरा यही सवाल है कि इसको वैलेंटाइंस डे के दिन क्यों रिलीज कर रहे हो बे, दिसंबर में ही कर देते। चलो छोड़ो, अच्छा टीजर बनाया हो तो माफ़ कर दिया मैंने। और इसी के साथ ये ट्रेलर रिव्यू ब्रेकडाउन खत्म होता है। एंड आई नो कि मैंने सुपरमैन वाली वीडियो अपलोड करने का वादा किया था, बट अगर तुमने मेरा कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा तो मुझे लास्ट कुछ 1 हफ्ते तक फीवर था, तो मैं कुछ दिन रेस्ट कर रहा था। बट फिकर नॉट, मेरी स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग दोनों हो चुकी है और शायद मैं आज ही के दिन अपलोड कर देता अगर ये टीजर ड्रॉप ना होता तो। एंड फॉर दैट रीज़न इस वीडियो के आने के 3-4 दिन बाद सुपरमैन वाली वीडियो भी आ जाएगी। तो इसी बात पे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। कमेंट में मुझे बताना कि तुमको और कौन सी वीडियोस चाहिए, या फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से रिलेटेड तुमको कैसी और वीडियोस चाहिए, या फिर तुम क्या सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, मुझे बताना कमेंट में। और मैं निकलता हूँ, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।